all of you in MedMind वेद अकेडमी चैनल। सो ऑल डे स्टूडेंट, टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड एनसीईआरटी फिजिक्स के बारे में, जो कि हर बार इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा के लिए और जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट इन दोनों यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं और इंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं उसमें क्या है, आंसर्स में ऑलरेडी टिक लगा है, क्योंकि ये पीडीएफ जो है हमें ऑलरेडी मिला है, तो इसमें क्या है, टिक लगा हुआ है। सो आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए। तो यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो जो क्वेश्चन पूछा गया है, श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? जो सुनने की ध्वनि होती है उसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, वह कितनी होती है? तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसका जो 20 हर्ट्ज से लेके जो 20,000 हर्ट्ज के मध्य जो है होता है। क्या होता है, मतलब कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का जो है होता है। अगला प्रश्न है, भूकंप आने से पहले कौन सी तरंगों का निर्माण होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जो अपश्रव्य तरंगें होती हैं इन्हीं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो ध्वनि में जो तारत्व का गुण होता है, इसी के कारण क्या होता है, जो ध्वनि होता है वह मोटी या पतली होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, ध्वनि का वह गुण जिससे यह पता चलता है कि ध्वनि कितनी तेज है कहलाती है। तो यह ध्वनि का वह गुण जिससे यह पता चलता है कि ध्वनि की स्पीड क्या है, साउंड का स्पीड क्या है, तो उसे इंटेंसिटी, तीव्रता कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो सोनार का यहाँ पे पूछ रहा है क्या, सोनार का जो पूर्ण रूप है क्या है, ये बताना है हम लोग को। तो सोनार का जो पूर्ण रूप होता है वह, यस ओ से मतलब होता है साउंड, एन से मतलब होता है नेविगेशन, एंड और ए से मतलब होता है जो एंड आर से मतलब होता है रेजिंग। साउंड, नेविगेशन एंड रेजिंग। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? तो जो मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है वह 30 से 60 डेसिबल होता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, सिटी स्कैन में किस किरण का जो है, किस किरण का उपयोग किया जाता है, फिर किस रेज का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, जो एक्स रे होते हैं, क्या होता है, एक्स रेज होता है, इसी का उपयोग जो है सिटी स्कैन में, कंप्यूटेड टोमोग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आवृत्ति, सेकेंड है तरंग दैर्ध्य, थर्ड ऑप्शन है प्रत्यास्थता, लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वन टाइम पीरियड, ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड जो दूरी तय की जाती है वह जो है तरंग दैर्ध्य कहलाता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं? तो अपनी उड़ान पथ में जो है अवरोधकों, जो मतलब इनहिबिटर्स होते हैं, उनकी पहचान करने के लिए जो चमगादड़ होते हैं वह प्राश्रव्य तरंग का जो है प्रयोग करते हैं, प्राश्रव्य तरंग का। अगला प्रश्न यहाँ पे है, 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो चालक का जो प्रतिरोध आ जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का 2.5 ओम। क्या आ जाएगा, 2.5 ओम आ जाएगा। तो यह पीडीएफ थोड़ा सा आपको क्या दिख रहा होगा, ब्लर्ड दिख रहा होगा। तो इस पीडीएफ का मैंने जो एक एक इमेज अपलोड किया अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि क्लियर है। तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, एंड वॉइस हमारे सुन रहे होंगे तो उससे आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप जो है एक एक फ़ोटो डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीनेट का जो एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड नर्सिंग इंटेंस जो होता है, उसमें ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम आते हैं, और आते भी हैं तो 2 से 3 न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत छोटे रहेंगे, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के नहीं होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, इसका प्रतिरोध बढ़ेगा जब, यदि हम किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो जो रेजिस्टेंस होगा वह क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इंक्रीज होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, श्रेणी क्रम संयोजन के भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन के जो भिन्न भिन्न प्रतिरोध होते हैं उनमें जो विद्युत धारा का मान होता है वह समान होता है। क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है?
जो रेजिस्टेंस है उसे हम क्या कर रहे हैं, 2 गुना कर दे रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वह क्या हो जाएगा, जो आधी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है, तो वह जो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर होती है। ऑप्शन ए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट डिस्ट धारा में प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम एसी को डीसी में ऑब्टेन करना चाहते हैं तो हम रेक्टिफायर यानी कि डिस्टकारी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, 1 घंटे के समय में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाह से स्थानांतरित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या है, तो 10 एम्पीयर की धारा प्रवाह से जो स्थानांतरित होने वाले आवेश की मात्रा होगा वह हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात 4 कूलाम। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो डिस्ट धारा को डीसी को एसी में परिवर्तित करता है तो इन्वर्टर कहलाता है, क्या कहलाता है, इन्वर्टर। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है, तो प्राइमरी सेल का जो उदाहरण नहीं होता है वह सीसा संचायक सेल या लेड सेल क्या है, इसका प्राइमरी सेल का उदाहरण नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर कोई चुंबक क्या होता है, अपना चुंबकीय गुण खो देता है। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, पृथ्वी पर चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं गमन करती हैं तो किसकी तरफ से, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह दक्षिणी पोल से उत्तरी ध्रुव की उत्तरी पोल की ओर जो है गमन करती हैं, मूवमेंट करती हैं। अगला प्रश्न है, गाउस कामा टेस्ला किस भौतिक राशि के मात्रक हैं, तो गाउस और टेस्ला दोनों ही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है, तो चुंबकीय फ्लक्स को जो है मापने के लिए, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को मापने के लिए जो वेबर का उपयोग किया जाता है, किसका, वेबर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के बाद क्षेत्र धारक द्वारा गेंद के साथ अपने हाथों को पीछे की ओर खिसकाना गति के किस नियम को प्रदर्शित करता है, तो जैसे ही गेंद यहाँ पे क्या करता है, कोई कैच करने वाला कैच करता है तो अपना क्या करता है, हैंड को पीछे की साइड लेता है, ना कि आगे की साइड। तो यह जो है गति के जो है क्या होता है, जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है इस पर आधारित है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इट इज बेस्ड ऑन द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन या न्यूटन सेकंड लॉ। अगला प्रश्न है, एक पेंडुलम की लंबाई 10 मीटर है तो पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होगा, तो पेंडुलम की लंबाई जो लेंथ है वह कितना है, 10 मीटर है, तो उसका जो आवर्तकाल होगा वह 2 पाई सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, तो ड्यूरिंग समर सीजन जो लोलक घड़ियाँ होती हैं वह क्या होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसी कारण वे सुस्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है मोशन का वह जो है जड़त्व से इनर्शिया से संबंधित है। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किस प्रकार गति करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वृत्ताकार गति। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार सर्कुलर मूवमेंट जो है करते हैं। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति करते पेंडुलम के माध्य आवर्त पर वेग का मान क्या होता है, तो जो वेग का मान होता है वह क्या होता है, अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। अगला प्रश्न है, आवेग का सूत्र क्या है, तो आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगर कार्य बराबर पूछा है तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, मतलब कि कोई वस्तु है उस पर बल लगा के उसे बल की दिशा में विस्थापित कर देने की क्रिया को क्या कहा जाता है, कार्य। अगला प्रश्न 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ 10⁵ के इक्वल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है,
वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो वॉशिंग मशीन होता है वह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, बल को गति का कौन सा नियम परिभाषित करता है? तो जो बल होता है उसको गति का जो है दूसरा नियम परिभाषित करता है, एक्सप्लेन करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो 5 kg, मतलब कि मास इक्वल टू 5 kg दिया है, तो वस्तु का भार क्या होगा? तो जो भार होगा 50 न्यूटन आ जाएगा। आंसर क्या होगा? 50 न्यूटन। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल है, वही क्या है? जो है असंपर्क बल नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, 9.8 न्यूटन वजन वाले एक निकाय पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण को उत्पन्न करने के लिए कितना बल आवश्यक है? जो फोर्स आवश्यक होगा वह हो जाएगा 9.8 न्यूटन। जो रिक्वायरमेंट होगा फोर्स का 9.8 न्यूटन होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के जो पलायन वेग होता है उसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक कुली 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो कुली क्या कर रहा है? 120 न्यूटन वाले भार को क्या कर रहा है? एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक जो है उठा रहा है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वह 240 जूल होगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? मतलब कि यहाँ पे एक वस्तु है जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाके रिप्लेस कर दे रहे हैं, यहाँ से लाके यहाँ रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। तो पूछा क्या गया है, यदि किया गया कार्य क्या है? शून्य है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? तो 90 एंगल होगा। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, 90 एंगल। सो यहाँ पे जो बचे हुए क्वेश्चन है इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। So thanks for watching this video. All of you dear student, for latest question and latest videos, subscribe my channel Mid Mind Ved Academy and support me. All dear student, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट विद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के वीडियो के साथ।